MMR या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और 9 म्युनिसिपल काउंसिल्स को मिलकर बनता है, जो मुंबई के आसपास 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की तरह ही इसे स्थापित करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के बाहर वो इन्फ्लुएंस रखता है। अपने क्षेत्र से बाहर जो आसपास के सैटेलाइट टाउन्स एंड सिटीज होती है, वहां की इकोनॉमीज, वहां पर रहने वाले लोग, वहां के मार्केट्स और कई चीजों को ये शहर इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इन पूरे के पूरे बड़े अर्बन रीजन्स को एज वन मशीन फंक्शन करने की जरूरत महसूस होने लगती है। और अगर वो ठीक से ना की जाए तो वो मशीन टूटने लगती है। यही हो रहा था मुंबई के अंदर साल 1974 के पहले, जब हो ये रहा था कि मुंबई के आसपास में कई सारे टाउन्स एंड सिटीज हैप्पैज़र्डली बन रहे थे। और दिल्ली के कंपैरिजन में ये मुंबई के अंदर ज्यादा बेकार तरीके से हो रहा था, क्योंकि कुछ रीजंस के चलते मुंबई के अंदर कुछ ऐसे एरियाज है जो कि बहुत ही कम टाइम स्पैन में बस गए। फॉर एग्जांपल उल्लासनगर, जो आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये 1947 के पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान के सिंध रीजन में से आए हुए रेफ्यूजीज के द्वारा बहुत ही कम समय में बसाया गया था। इसके वजह से हुआ ये कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना रोड्स, वाटर, बिल्डिंग के लिए कोड्स, इन चीजों का इस्तेमाल किए बिना ही इन सिटीज को बनाया गया, जिसकी वजह से ये बनी कंजेस्टेड, अनसेफ और बिल्कुल भी अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कराती थी। सेम चीज हुई मुंबई के पास भिवंडी में, जहां पर जब मिल्स के अंदर इश्यूज चल रहे थे तब बहुत ज्यादा लोग अचानक से यहाँ पर नई इंडस्ट्री के लिए सेटअप हुए, बड़े बड़े वेयर हाउसेस यहाँ पे बने, लेकिन टाउन प्लानिंग ढंग से हो नहीं पाई और वन ऑफ द वर्स्ट प्लान एरियाज है मुंबई के पास में। सेम चीज मुंब्रा के पास में हुई, जहां पर कुछ सोशल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अचानक से यहाँ पर कुछ सालों में आके बस गया और यहाँ पर भी प्लानिंग नहीं हो पाई। इसकी वजह से मुंबई के आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात समझ में आने लगी थी कि कोई भी छोटा गांव किसी भी रीजन की वजह से अचानक से एक शहर बन सकता है, और अगर इस समय पर सही से प्लानिंग ना हो, ग्रोथ को ढंग से प्रमोट ना किया जाए, तो एक बहुत ही खराब रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और इसलिए जनवरी 26, 1975 को स्थापना हुई MMRD की। और वैसे इसके लिए जो एक्ट था, मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एक्ट, इसे 1974 में ही पास कर दिया गया था। और इसके इंसेप्शन के बाद में इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ न्यू ग्रोथ सेंटर्स के हिसाब से काम दिए गए। इनका प्लान ये था कि वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करे। एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है कई सारे गाइडलाइंस के अंतर्गत MMRD बना रही थी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। अगर बात करें इनके मेन काम की, तो वो है प्लान्स बनाना, फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और उनको इंप्लीमेंट करना, साथ साथ इन्वेस्टमेंट लाना इन इंप्लीमेंटेशंस के लिए। ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो है प्रिपरेशन ऑफ रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सिग्निफिकेंट रीजनल प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइडिंग हेल्प टू लोकल अथॉरिटीज एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग execution of projects and or schemes in MMR, restriction any activity that could adversely affect appropriate development of MMR। तो बेसिकली जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई और आसपास के शहरों के अंदर बनने थे, उनको MMRDA के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला गया। अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल कोई भी गलत हैप्पैज़र्ड डेवलपमेंट करती है तो MMRDA उसको रोकेगी। वो खुद से अगर जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, वो MMRDA ही संभालेगी, लोकल बॉडीज नहीं। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्थित हुआ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। अब दिल्ली एनसीआर के कंपैरिजन में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कितना सक्सेसफुल हुआ, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो ओपिनियटेड बात है। कई लोग उसे सक्सेसफुल कह सकते हैं, कई लोग उसे अल्टीमेट फेलियर भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर दिल्ली एनसीआर से अलग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कहीं ना कहीं पर ठीक से प्लानिंग अभी भी नहीं कर पाई, और साथ साथ एफिशिएंसी पर भी कई बार इसके सवाल उठाए गए। लेकिन एक चीज जरूर हुई MMRDA की वजह से, सिडको जो नवी मुंबई डेवलप कर रही थी, उनको एक सेकंड हैंड मिला MMRDA की वजह से, जो कि उनके डेवलपमेंट में मदद कर पाई। जो आउटस्कर्ट्स वाले शहर है उन तक अच्छी फैसिलिटीज पहुंच पाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाटर, रोड एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। और फ्यूचर में यही जो आउटर एरियाज है, इनको जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो खुद यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फंड नहीं कर सकती, वो MMRDA के द्वारा मिलते हैं। और जो कई मुंबई के दूर ग्रोथ सेंटर्स बने हैं, वो भी MMRDA के द्वारा ही सक्सेसफुल हुए हैं, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को संभालती है। अब बात करें कि कौन कौन से रीजन्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आते हैं, तो वो है ऑब्वियसली ग्रेटर मुंबई, थाने, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी, निजामपुर, नवी मुंबई, पनवेल, वसई विरार। इसके अलावा काउंसिल्स में आते हैं अंबरनाथ, बदलापुर, उरण, अलीबाग, पेण, माथेरान, करजत, खोपोली और
पालघर। वैसे जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो कुछ एरियाज या डिस्ट्रिक्ट्स में से कट करता है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन जो है वो पूरा का पूरा एमएमआर में आता है, लेकिन थाने, पालघर और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ हद तक ही एमएमआर का पार्ट है। एमएमआर के अंदर का हिस्सा होने की वजह से रीजन्स को कई फायदा मिलता है। जब कोई बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्लान होता है तो वो बिना लोकल काउंसिल के जरिए प्लान किया जाता है। एमएमआरडीए जिन मुंबई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है वो एमएमआरडीए के लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर में मेट्रोज हो या फिर बस सर्विसेज, रोड्स एंड अलग चीजें जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मेंटेन नहीं करती। इसके अलावा कई सारे लॉन्ग टर्म साइटेड प्रोजेक्ट जैसे डैम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, डंप यार्ड्स, रिसाइकलिंग प्लांट्स, ये चीजें भी एमएमआरडीए के द्वारा ही इंप्लीमेंट की जाती है और स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए सारी की सारी चीजें मुंबई में की जाती है। अगर एमएमआर नहीं होता तो जो 3-4 एग्जांपल्स हमें देखने के लिए मिले, भिवंडी, मुंब्रा, उल्लासनगर इन एरियाज के अंदर, वो बाकी मुंबई के अंदर रेप्लिकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, स्पेशली आउटर सबर्ब्स के अंदर जैसे अंबरनाथ, बदलापुर, वैसे विरार है। इनके डेवलपमेंट प्लान्स आज भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो दूसरे हैप एज डेवलपमेंट्स हुए उनसे बेहतर तरीके से ये आउटर सबर्ब्स डेवलप हो पा रहे हैं। नवी मुंबई इतना अच्छा नहीं रहता और साथ साथ ओवरऑल जो जीडीपी मुंबई की है वो एज कंबाइंड इतनी बड़ी नहीं होती थी, क्योंकि ये जो दो रीजन्स है ये मिलकर महाराष्ट्र की मोर देन 40% इकोनॉमी बनाते हैं। जहां पर मुंबई अगर 20% कंट्रीब्यूट करता है एज एन ग्रेटर मुंबई एरिया, तो सिर्फ थाने डिस्ट्रिक्ट को भी अगर इंक्लूड कर दी मुंबई के तो अकेले 14% एक्स्ट्रा एडिशनल कंट्रीब्यूशन देता है और बाकी रीजन्स मिलकर जो है और अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसे ना सिर्फ महाराष्ट्र का लेकिन देश का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन बनाता है, चाहे वो इकोनॉमिक जनरेशन हो, टैक्स कलेक्शन हो, इनकम टैक्स जनरेशन हो या दूसरे मॉनेटरी डेटा। फ्यूचर में एमएमआर को किस तरीके से डेवलप करेगी, इसके लिए वो दिल्ली की तरह ही लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती है 20-20, 30-30 साल के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। ये महत्वपूर्ण वर्ड है यहाँ पे, लेकिन इनमें से कई चीजें इंप्लीमेंट हो भी जाती है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट जो प्रोजेक्ट्स आज एमएमआरडीए के सामने हैं वो है इन सारे के सारे एमएमआर रीजन्स को मेट्रो के जरिए कनेक्ट करना, जो कुछ और लाइंस बनने के बाद में कनेक्ट हो जाएगी। नवी मुंबई के बाद में जो नैना रीजन बन रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन, वहां पर भी बड़े लेवल पे एमएमआरडीए का इन्फ्लुएंस होगा और वहां पे वो काम करेंगे। इसके अलावा करेंटली जो रोड इश्यूज है, ट्रांसपोर्ट इश्यूज है, वो भी एमएमआरडीए को ही सॉल्व करने हैं और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एज मल्टीपल छोटे छोटे शहर काम करता, ना कि एक बड़ी सिंगल एंटिटी, अगर एमएमआर या एमएमआरडीए नहीं होता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।